एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन भी गया है और बनने भी वाला है। क्या है आइए जानते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों ने एक टर्म सुनी थी, डीमोनेटाइजेशन। सुना था आप लोगों ने? मोदी जी के टाइम में एक लाइन सुनी है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। तो आप डीमोनेटाइजेशन से जो भी अपने दिमाग में यादें लेके आते हैं उन्हें थोड़ा बदल दीजिए, क्योंकि सरकार आपके लिए डीमोनेटाइजेशन की जगह अब मोनेटाइजेशन टर्म लेकर आई है। क्या है आइए शुरू करते हैं। साथियों, शब्द है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है ये बात, आइए आज हम जानते हैं। साथियों, हाल ही में 23 अगस्त 2021 को निर्मला सीतारमण जी, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा देश के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट की अवधि होगी 4 साल। उस 4 साल के प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। वास्तविकता में आप इस पाइपलाइन का मतलब किसी पाइप से ना समझें, यह गलती हो जाएगी। साथियों, कृपया करके इस पाइपलाइन का मतलब किसी पाइप से ना समझें, यह एक गलती हो जाएगी। बोले मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसे केवल एक प्रक्रिया समझ लें। पाइपलाइन शब्द है यहां पर, तो होने वाला क्या है? साथियों, भारत सरकार आने वाले 4 साल में 2021 से 2025 के बीच में कमाने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, तथ्यात्मक जानकारी है, चाहे तो पहले ही लिख लीजिएगा। भारत सरकार कमाने जा रही है 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए। जी हां, एकदम सही सुन रहे हैं आप। भारत सरकार 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कमाने जा रही है। इस पैसे का करेगी क्या सरकार? इस पैसे का सरकार ने कहा है कि हम इस पैसे का उपयोग भारत के अंदर डेवलप हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, चाहे फिर वो रोड की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, या फिर देश के अंदर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत हो, उसमें हम इस पैसे का उपयोग करेंगे। सवाल बनता है, भारत सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का तरीका क्या अपनाया है? उसी तरीके का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। क्या है यह योजना? आइए मैं बताता हूं। यह योजना इसलिए भी चर्चाओं में है साथियों, और इसलिए भी सुननी चाहिए कि क्या सरकार सब कुछ प्राइवेट करने जा रही है, क्योंकि इसका एक अर्थ यह भी निकलता हुआ दिखता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इन दोनों बातों में क्या अंतर है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन का डर क्यों सता रहा है, तमाम बातें आपके साथ की जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। यह इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग से रिलेटेड है। आपके यूपीएससी मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 से संबंधित यह टाइटल है। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के रूप में आपको समझना चाहिए। इसकी घोषणा 23 अगस्त को की गई निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो आइए समझते हैं साथियों, क्या है गवर्नमेंट का प्लान नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ। पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह समझनी चाहिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सरकार ने कहा है, क्या कहा है? सरकार ने कहा है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान फॉर पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट विल बी लॉन्च्ड। अब यह होता क्या है साथियों? आपको सबसे पहले एक शब्द सीखना है, दैट इज ब्राउनफील्ड। देखिए, इकोनॉमी में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जब आप इकोनॉमी पढ़ें तो साथियों यहां पर 2 चीजें आपको सबसे महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी होती हैं, और वो क्या है? पहला प्रश्न होता है ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। जब भी विकास कार्य होते हैं तो ये 2 प्रकार की दिशाएं पकड़ते हैं, या तो पकड़ते हैं ब्राउनफील्ड प्रकार की या पकड़ते हैं ग्रीनफील्ड प्रकार की। ब्राउनफील्ड क्या होता है? एक ऐसा, चले पहले ग्रीनफील्ड बताते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों कि हमारे पास ना, ये एक प्रकार से समझिए एक प्लॉट है, ये एक आकार का हमारे पास प्लॉट है। एक प्लॉट हमने बना दिया। प्लॉट का मतलब जिस पर घर बनता है, प्लॉट जगह जमीन। इस प्लॉट के ऊपर मैंने आपसे कहा कि निर्माण कार्य करना है। निर्माण कार्य से मतलब क्या हुआ कि आपसे मैंने कहा कि भाई इस प्लॉट के ऊपर 2 कमरे बना दीजिए। आपने 2 कमरे बनवा दिए, 2 कमरे बन गए सर, 2 कमरों के गेट खिड़की सब लग गए, ठीक है। चूंकि ये प्लॉट पहले से था, इसके ऊपर कमरे नए बनाए गए हैं, तो ऐसा निर्माण कार्य जिसमें आपने किसी जगह पर कुछ नया बनाया हो, तो साथियों ऐसे कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है ग्रीन फील्ड कंस्ट्रक्शन। क्या कहा जाता है? ग्रीन फील्ड कंस्ट्रक्शन। आ गई बात समझ में? पहली तो यह समझनी है। अच्छा,
अब साथियों हमारे पास रूम बन चुका था। अब रूम बन चुका था, अब केवल मुझको इसका रख रखाव करना था या फिर इसके अंदर कुछ सुधार करने थे, पेंट कराना था। कमरे बने हुए हैं, कमरे एज इट इज बने हुए हैं, बस इनको मेंटेन करना है। भाई इसके गेट अगर पुराने हो जाए तो नए गेट चढ़ा देने हैं, इसमें पेंट पुराना हो जाए तो नया पेंट चढ़ा देना है, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो बल्ब सही कर देना है, इसमें जो फर्नीचर लगा रखा था पहले से वो खराब हो जाए तो नया फर्नीचर लगा देना है। यानी एक प्रकार से समझिए कि इसको मेंटेन करना है, ऑलरेडी बना हुआ है, आपको इसको केवल मेंटेन करना है ताकि जब जैसा नया था वैसा ही बना रहे। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कार्य को कहा जाता है ब्राउन फील्ड। तो पहले हमको यह शब्द समझना होगा कि ग्रीन फील्ड क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। अगर प्लॉट नया है, प्लॉट पर कमरे नए बनाए गए, नया फर्नीचर लगाया गया, नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया गया, सब कुछ हुआ, वो कार्य कहलाता है ग्रीन फील्ड कार्य। दूसरा होता है ब्राउन फील्ड कार्य। ब्राउन फील्ड कार्य क्या होता है कि आपने कमरा बना लिया, कमरे के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर सब लगा रखी है, लेकिन भाई समय के साथ वो खराब भी तो होंगे ना, क्योंकि धीरे धीरे उनके अंदर जंग लगेगी, गेट खिड़कियां खराब होंगी, किसी में दीमक लगेगी, कहीं बिजली का तार टूटेगा, रंग फेड हो जाएगा, कमरे के सब टाइल्स घिस जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने फिर से कुछ नया काम किया। भाई पुराना फर्नीचर हटा के नया लगा दिया, नए पेंट को फिर से कर दिया, पर्दे नए लगा दिए, कुछ इस प्रकार का काम किया, यह कार्य कहलाता है ब्राउन फील्ड कार्य। तो फिर से आते हैं यहां पर समझने का काम करते हैं। मैडम जी ने क्या कहा है कि हम नए ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट डेवलप करेंगे। अब आप समझेंगे कि सर यह बात बताइए कि यहां पर प्रियांशु पूछ रहे हैं सर आप क्या खाते हैं इस क्लास के दौरान। यार ये मिश्री है, अगर आपको भी खानी हो तो खा सकते हैं, गला सूख ना जाए इसके लिए मिश्री के दाने हैं छोटे छोटे, वो खाता रहता हूं, है ना। तो साहब यहां पर सवाल क्या बनता है कि अब निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, अब आप वो समझिए। इनने कहा कि देश के अंदर जो ऑलरेडी बने हुए निर्माण हुए कार्य हैं, अब हम उन्हें प्राइवेट फील्ड को देने जा रहे हैं। मतलब समझिए इस चीज का कि सरकार का कहना है कि हम एक प्रकार के प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वो प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि ट्रेन चलती थी पहले से, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कालकाजी और शिमला के बीच में एक ट्रेन चलती थी जिसे आप हिमालयन रेलवे के नाम से जानते हैं। उस ट्रेन को अब हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? कोई भी चलाए, आपके पास पैसा है तो आप चला लो। बोले चलाने से मतलब क्या है? बोले हमको तो पैसा दे दो ट्रेन चलाने के लिए कि हम 4 साल के लिए इस ट्रेन को लीज पर लेना चाहते हैं। अब आपको कैसे चलाना है आपके ऊपर है। आपको नई ट्रेन नहीं बनानी, आपको नई पटरी नहीं बनानी, नई सड़क नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। ट्रेन ऑलरेडी चल रही थी, आप चलाओ इसको, अब आप ही इससे पैसे कमाओ, मुझे तो एक मुश्त पैसे दे दो। अरे ऐसे समझो, मान लो मैंने मेरी कार खरीदी, अब कार खरीदने के बाद मैंने कहा कि भाई अब मैं इस कार को टैक्सी में चलाना चाहता हूं। मैंने किसी ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा भाई सुन, ये कार मैंने तेरे को खरीद के दे दी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे को महीने की महीने 20,000 रुपए देता जा और इस कार को तेरे को जैसे चलाना है चला, बस मेंटेन रखना। पैसे तेरे को कितना कमाना है, दिन भर चलाना है, दिन रात चलाना है, नहीं चलाना है, तेरे ऊपर है। मेरे को तो 20,000 रुपए महीने चाहिए। आ गई बात समझ में? सरकार ऐसा ही कुछ करने जा रही है। सरकार ट्रेन के साथ, रोड के साथ, टेलीफोन के साथ, पाइपलाइंस के साथ, एयरपोर्ट्स के साथ, सब चीजों के साथ, जिन जिन को आप जान सकते हैं उनके साथ ऐसा करने जा रही है। क्या करने जा रही है? चाहे उसमें ब्रिज हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या कुछ हो, वहां पर सरकार कह रही है कि हमारे द्वारा इन सेक्टर्स में जो सरकार के द्वारा चलाए जा रही हैं, एक प्रकार से एक विद्यार्थी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, किराए पर दे दी। बिल्कुल सही कहा। तो ये असल में प्राइवेटाइजेशन है या नहीं ये तो आप समझें, लेकिन एक प्रकार से ये समझिए कि मालिक इसमें सरकार ही रही। सामने वाले व्यक्ति को 4 साल के लिए किराए पर दिया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का क्या प्लान है। आप ऐसे समझिए, आपकी सड़कें किराए पर दे दी जाएंगी। अब आप समझेंगे कि सर सड़क कोई कैसे किराए पर दे सकता है? मान लीजिए कि मेरे शहर से निकल करके जयपुर तक एक हाईवे जाता है, अब उस हाईवे को पूरी तरह किराए पर दे दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि नई सड़क नहीं बनानी है, जो सड़क है उसको मेंटेन रखना है, उसके अंदर कोई गड्ढा ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए वो पार्टी अपने द्वारा टोल वसूल सकती है।
टोल टैक्स जो रोड पर चल रहे थे उनको अब वो व्यक्ति वसूलेगा। सरकार कह रही है कि आप लोग एक काम करिए, मैं नहीं चाहती कि मैं इस काम के लिए किसी सरकारी कर्मचारी का उपयोग करूं। आसान भाषा में कहूं तो शायद यह दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है। आसान भाषा में समझिए कि सरकारी नौकरियां खतरे में हैं। आसान भाषा में यही है, क्योंकि सरकार कहती है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। किस चीज को फायदा होता है? प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से होता है, चीजें मेंटेन बढ़िया से होती हैं, चीजें सरकारी रहेंगी, मालिक सरकार रहेगी, लेकिन चलाने वाला कोई और रहेगा। यानी पैसा कमाइए और सरकार को दे दीजिए। सरकार सड़कों से आप अंदाजा लगाइए, कुल 6 लाख करोड़ रुपए कमाए जाने हैं। उन 6 लाख करोड़ में से उसका 1/4 हिस्सा यानी 25% अकेला सड़कों से वसूल कर रही है सरकार। यानी 1,60,000 करोड़ रुपए सरकार वसूलेगी। किसकी वजह से? रोड की वजह से। दूसरा, रेलवेज की वजह से बताया जाए तो साथियों लगभग इतना ही, लगभग 25% जो कुल 6 लाख करोड़ का, उसमें से 1.5 लाख करोड़ ट्रेन को किराए पर दे करके खरीदेगी सरकार। कहने का अर्थ यह है कि सरकार का जो कंसर्न है वो यहां पर एकदम स्पष्ट है कि यहां से 1.5 लाख करोड़ रुपए ट्रेन को किराए पर। अब आप पूछेंगे ट्रेन किराए पर कैसे दी जाती है? अब आप सोच के देखिए, आज सरकार का मानना यह है कि हमारे द्वारा गार्ड लगाए जाते हैं, ट्रेन के अंदर एम्प्लॉइज लगाए जाते हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया तो बढ़िया से वो यहां पर सबका तो टिकट चेक करेगा, जो टिकट के बिना लोग चल रहे हैं उनसे टिकट वसूलेगा, ट्रेन को राइट टाइम चलवाएगा, जो सुविधाएं चाहिए बढ़िया सुविधा देगा, और इसकी वजह से एक बार में एक ट्रेन से इतना पैसा मिलेगा वो सरकार को उठा के पकड़ा देगा। ऐसे ही पावर ट्रांसमिशन का मतलब अगर आपको याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक बिल आया गया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी बिल। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में कहा गया था कि आपको अब ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किससे बिजली परचेज करनी है। आपके सामने टाटा भी होगा, बिड़ला भी होगा, अंबानी भी होगा, अडानी भी होगा, कोई XYZ भी होगा। आपको जिससे सबसे सस्ती बिजली मिले उससे सबसे सस्ती बिजली ले लो। अगर वो बिजली नहीं दे पा रहा है तो वो पेनल्टी देगा। इस प्रकार से सरकार प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके 45,000 करोड़ रुपए कमाएगी। अगेन समझिए, सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कह रही है, सरकार कह रही है ये मोनेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। पहले आपने डीमोनेटाइजेशन देखा, अब आप मोनेटाइजेशन देखने जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो करेंसी चल रही थी वो बंद कर दी गई। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि धन इतना था, हमने उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने का तरीका सरकार ने क्या अपनाया है तो मैंने आपको बता दिया, सरकारी संपत्तियों को किराए पर दे दिया, लीज पर दे दिया, यूं समझिए। उसको उपयोग में लीजिए और पैसे सरकार को कमा के दे दीजिए। सरकार ऐसा करने जा रही है। ऐसे ही पावर जनरेशन से भी 40,000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान है। नेचुरल गैस पाइपलाइंस का मतलब हुआ, मान लीजिए कि कहीं से कहीं तक गैस का पाइप जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा आजकल शहरों के अंदर जो आपके गैस के सिलेंडर्स होते हैं उसके स्थान पर गैस पाइपलाइन डल रही है, आपको गैस पाइप के माध्यम से गैस पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में पाइपलाइन वाले सिस्टम को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा, जिससे पैसा आएगा, सरकार उस पैसे को कमाएगी। इसी के साथ में साथियों और क्या किया जाएगा, जो यहां पर हो रहा है वो है प्रोडक्ट पाइपलाइन, यानी कि कुछ भी प्रोड्यूस करिए और उसके साथ में साथियों ये किया जाएगा। हां, पोर्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर का मतलब यह हुआ कि जहां पर आप टेलीफोन यूज करते हैं किसी कंपनी का, तो उस टेलीफोन के अंदर भी अब क्या कर दिया जाएगा कि आप टेलीफोन यूज करिए। 35,000 करोड़ रुपए सरकार प्राइवेट सेक्टर से वसूलने वाली है कि लीजिए BSNL को ले जाइए, चलाइए, पैसे कमा के दे दीजिएगा। BSNL रहेगा सरकारी, लेकिन चलाने के लिए जो मालिक लोग होंगे अब वो प्राइवेट होंगे। वो उसको कैसे यूज करेंगे ये उनके ऊपर है। पैसे कमा के सरकार को दे दीजिए, सरकार उसमें कुछ भी नहीं लगाने वाली, प्राइवेट व्यक्ति चलाए, प्राइवेट ही कमाए। बिल्कुल यूं समझिए, एक प्रकार से यूं समझिए जैसे प्राइवेट सरकार की जो बसें होती है, सरकारी बसें जो हैं, आपने वो एक बस किराए पर ले ली सरकार से और उसको एक मुश्त पैसा दे दिया। अब आप कमाइए, खाइए, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, जो करना है करिए, 4 साल के अंदर कमा के देना है। ऐसे ही साथियों जो गोडाउन्स है सरकार के पास में, उन गोडाउन्स को भी किराए पर दे दिया कि अब आप एक काम पकड़िए, 4 साल के लिए इसका मेंटेनेंस गोडाउन्स का सरकार ने कहा आप लोगों के पास है, आपको जैसे यूज करना है करिए। मेरे को 28,000 करोड़ रुपए चाहिए, 29,000 करोड़ रुपए चाहिए। खान माइंस जो हैं, जहां से सरकार, जैसे कि कोयले की खान है या फिर किसी भी मेटल की खान है जहां से सरकार मतलब पैसे वो निकाल रही थी, माइनिंग कर रही थी, सरकार कह रही है कि नहीं, यहां पर एक प्रकार से आप ये समझने का प्रयास करिए,
इतने सारे सेक्टर्स में से सरकारी नौकरियां जो है ना, एक प्रकार से वहां पर सरकार ने एक काम करते हुए प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब यह समझिए कि आपका मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनी का हो गया। अब इसके मायने कुछ भी निकाले जा सकते हैं कि या ऑलरेडी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों से कैसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए, और दूसरा कोई प्राइवेट कंपनी जब अपने लिए व्यक्ति हायर करेगी तो वो सरकारी नियुक्तियां क्यों निकलवाएगी, क्योंकि सरकार से तो वो यही चाहेगी ना कि वो कम दामों पर ज्यादा काम ले, और कम दामों पर ज्यादा काम प्राइवेट कंपनियां लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिंग पे लोगों को जॉब ज्यादा मिलेंगी, लेकिन सरकारी नौकरियों को संकट है। एविएशन सेक्टर में बात करें, जैसे मान लीजिए सरकार के पास में एयर इंडिया नाम से एक मतलब अपनी सरकारी कंपनी है। अब उस एयर इंडिया को सरकार बेच देगी 4 साल के लिए कि इसके सारे जहाज आप लोग ले लो, बढ़िया से जहाज चलाओ, 4 साल तक चला लो, मुझे 21,000 करोड़ रुपए ला करके कमा के दे दो। ऐसे ही साथियों जो हमारे बंदरगाह हैं, बंदरगाह यानी पोर्ट्स, जैसे हमारे JNPT पोर्ट है या फिर जो तूतीकोरिन, ये जितनी भी जगह हमारे पास में है, इनको किराए पर दे दिया जाएगा 4 साल के लिए कि इसका मैनेजमेंट कोई XYZ कंपनी अपने पास ले ले और 13,000 करोड़ रुपए ला करके मुझे दे दे। ऐसे ही स्टेडियम्स जो हैं, स्टेडियम्स का मतलब हुआ कि आपके पास में जैसे शहर के अंदर जितने भी जहां पे मैच वगैरह होते हैं, इनको पकड़ा दिया कि BCCI अपने पास रख ले, या कोई भी भाई पकड़ ले IPL की कोई भी मतलब चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह, इन स्टेडियम्स को किराए पर ले ले। अब वो कितने मैच कराता है, कैसे मेंटेन करता है, उसके ऊपर है, हमें एक मुश्त 11,500 करोड़ रुपए दे दे। ऐसे ही अर्बन रियल एस्टेट, अर्बन रियल एस्टेट का मतलब क्या है, बहुत सारे, जैसे सरकार ने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे घर बनाए थे, अब सरकार उनको किराए पर तो बेच तो पा नहीं रही, लोगों को दे नहीं पा रही, तो उसको उठा करके किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि भैया तुम ही बेचो, तुम ही करो, जो करना है, हमें एक बार में 15,000 करोड़ रुपए दे दो। इस प्रकार से सरकार जो है वो यहां से नेशनल मोनेटाइजेशन इस प्रोग्राम के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए कमाने वाली है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अब रहने दीजिए, हम PDF में से पढ़ लेंगे, रोना आ रहा है। बेटा वास्तविकता यह है कि सरकार 4 साल के लिए इसको प्राइवेटाइजेशन शब्द नहीं दे रही है, यानी कि सरकार कह रही है कि हम बेच नहीं रहे, हम किसी को दूसरे को मालिक नहीं बना रहे, हम तो पैसे लेके 4 साल के लिए मालिक बना रहे हैं। मतलब यह समझिए किसी को परमानेंट प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लीज पर देना यानी किराए पर देने का मतलब हुआ कि हम आपको जिंदगी भर के लिए बेचते, इससे ज्यादा अच्छा है कि भाई देखिए कितना दिमाग वाला काम है, इसको ऐसे समझिए। लोगों ने रेलवे को प्राइवेटाइज होने का विरोध किया। आपने ये कहा, बहुत सारे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए सब जगह कि रेलवे प्राइवेटाइज हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी वगैरह वगैरह, तमाम चीजें आई। सरकार ने कहा ठीक है, रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं कराना चाहते मत कराइए, लेकिन चलिए दूसरा ऑप्शन देते हैं आपको, 4 साल के लिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे, आप कहेंगे कि अरे सरकारी तो आज भी है, सरकारी पहले भी थी, तो अब हुआ क्या है, 4 साल के लिए किराए पर चला गया है, बस वो 4 साल के लिए किराए पर चला गया। कहने का मतलब ये 4 साल के लिए प्राइवेटाइज किया है हमने, क्योंकि प्राइवेट आदमी तो एंट्री कर चुका है, लेकिन 4 साल के लिए ही किया है, ऐसा सरकार का कहना है। अब आपको भी पता है कि जो भी संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी लगेगा, कॉमन सेंस यूज करने की बात है। मान लीजिए कि कोई भी इन कंपनियों के अंदर कोई भी इन्वेस्टर आया, कॉमन सेंस लगाने की बात है कि ये किस दिशा में जा रही है चीज, इसे समझिए। ये केवल ऐसे नहीं है कि एक आदमी आएगा, वो आकर के कहेगा लाइए आज से मैनेजमेंट हम संभालेंगे और सारा काम सही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कल को मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने उस सड़क का, रेल का या मतलब पैसे कमाने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट भी तो किया होगा। मान लीजिए कि ट्रेन को सही से चलाना है, तो ट्रेन को सही से चलाने के लिए ट्रेन को मेंटेन करना, ट्रेन के स्टाफ के लिए नए रिक्रूटमेंट करना, उसका जो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होगा, 4 साल बाद सरकार क्या करेगी? वो आदमी इन्वेस्टमेंट करने क्यों आएगा? क्या उसको आप ये कह सकते हो क्या कि तूने फैक्ट्री, तूने जो माइंस के अंदर जितनी सारी मशीनें लगाई थी, अब तू यहीं रखा छोड़ दे, अब तू घर जा? ऐसा तो कर नहीं सकते। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने आएगा तो सरकार कहीं ना कहीं उसको यह विश्वास जरूर दिलाएगी कि तू चिंता मत कर, अभी लगा दे, बाद में फिर देखेंगे। क्योंकि यार इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा तो वही व्यक्ति ना, पैसे कमाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदेगा, अरबों करोड़ों रुपए खर्च करेगा, और कल को आप ये कह देंगे कि मशीनें यहीं छोड़ जा, 4 साल बाद चला जा। इसका मतलब ये है कि 4 साल बाद भी स्थितियां चेंज हो सकती हैं, यानी ये 4 साल के बाद अगेन 4 साल भी हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये 4 साल जिसको आपने कहा है कि इसकी वजह से इस पैसे का करेंगे क्या, इस पैसे का 6 लाख करोड़ का
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विकास करने में काम करेगी, यानी कि सरकार ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी बन रखी जगह हैं उनको तो किराए पर देगी और खुद से नए ग्रीन फील्ड क्षेत्र डेवलप करेगी, यानी कि नए विकास कार्यों को जन्म देगी सरकार, जिसमें रोड रेल सब चीजें जो है वो की जाएगी। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। एक विद्यार्थी ने बहुत जबरदस्त पॉइंट यहां पर मारा है और वो बहुत सही भी पॉइंट मुझे लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है, इसमें है आकाश वाटसन यादव, इन्होंने लिखा है अंग्रेजों की तरह जमींदारी की नीति। बहुत सही जवाब दिया है मित्र आपने, कुछ वैसा ही समझने में आसानी रहेगी। असल में जैसे अंग्रेजों ने जमीन को किराए पर जमींदारों को दे दिया था कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम कमा के मुझे दो, एग्जैक्टली वैसे ही समझिए कि सरकार यहां पर जमींदारी प्रथा की तरह से ही एक ऐसी प्रथा लेकर के आ रही है जिसमें कि प्राइवेट कंपनियों को जमींदार बना दिया जाएगा इन सारी जगहों का। बस फर्क यह है कि सरकार कहेगी हम मालिक हैं। अब यह अंग्रेजों जितना बुरा नहीं होगा ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि इस सरकार को बदलने की ताकत आम जनता में है, क्योंकि आप ही चुनते हैं सरकार को, अंग्रेजों को चुनने का विकल्प आपके पास नहीं था। यानी कि ये लोकतांत्रिक सरकारें हैं और ये लोकतांत्रिक सरकारें आपसे चलती हैं, इसलिए सरकारें भी इस प्रकार से कोई भी घटना नहीं होने देंगी जो कि आम जन के हित में ना हो। ऐसे कोई घटना नहीं होने देंगी, कोई भी सरकारें हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, चाहे कोई समाजवादी हो, कोई बसपा हो, ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो लोक कल्याणकारी ना हो या जनता के हित में ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जनता से ही सरकार है, क्योंकि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में यह संभावना तो नहीं है, लेकिन हां उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो क्या है ये पूरी जानकारी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना तो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आप फ्री स्पेशल क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो रोजाना 10:10 पर होती हैं, आज मैं लगाना ही भूल गया हूं उस क्लास को, तो कल वो आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, पेड क्लासेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त बैच चल रहा है। 15,000 रुपीज में वो बैच है। अंकित 10 यूज करने पर 13,500 का वो आपको पड़ता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण है। वेडनेसडे के दिन उसका उपयोग कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं आप, क्योंकि उसमें आपको प्रीलिम्स के लिए एकदम करंट अफेयर्स के बैचेस मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यूपीएससी के अलावा एसएससी कैटेगरी में स्टेट पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एसएससी के अंदर फाउंडेशन बैच चला रहा हूं, जहां पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिलती है एक ही जगह पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।